ड्रामा के स्टार्ट में हम एक नैनी को देखते हैं जो एक छोटी सी बच्ची को उठाकर नदी की तरफ तेजी से भाग रही होती है, क्योंकि उनका मकसद होता है उसे जान से मारना। साथ में हम देखते हैं कि उस बच्ची के साथ एक पैरेट होता है जिसका नाम हुआ जी होता है। कहता है कि पता है तुम्हें ये लेडी उठा कर लाई है कि तुम दो जुड़वा बहनें हो और तुम्हारी जगह पर किसी और को शिफ्ट कर दिया गया है, तुम्हें जान से मार दिया जाए, इस तरह की तुम्हारी लाइफ लिखी गई है। उस लेडी को कुछ नहीं पता चल रहा होता है। अभी हम हेवन का सीन देखते हैं जहाँ पर एक छोटी प्यारी सी गॉड वो कहानी पढ़ रही होती है। कहती है ये कैसी कहानी, भला जो लोग अपनी अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं उनके साथ इतना बुरा क्यों होता है। देखो ना इस बेचारी बच्ची के साथ कितना बुरा हो रहा है, और जो लोग इसके साथ बुरा कर रहे हैं वो आगे चलकर बहुत ही ज्यादा अच्छे से रहेंगे, अपनी लाइफ अच्छे से गुजारेंगे। जिनके साथ बुरा हुआ है उनके साथ और बुरा होगा। मुझे ना इस तरह की बुक बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कल्प्रिट को अच्छा सब कुछ दिया जाए। देखो ना मार्कस की फैमिली कितनी अच्छी बन गई, नोबल फैमिली। गॉड ने ना एकदम बकवास बुक लिखी है और वो बुक के ना जितने भी पेज होते हैं फाड़ देती है, कहती है मुझे नहीं चाहिए और खुद देते से हंस रही होती है। तभी वहां पर गॉड आ जाते हैं, कहते हैं कि तुमने ये क्या किया, तुम एक गॉड होते हुए भी भविष्य की बुक कैसे फाड़ सकती हो। कहती है मैं फाड़ूंगी क्योंकि इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, समझे, सब कुछ बेकार लिखा है, सब आपने इंटेंशन वाइज किया है ना कि जो बुरे हैं वही जीतेंगे। इस पर गॉड कहते हैं तुमने ये अच्छा नहीं किया है, अब तुम्हें एक गॉड की उपाधि से बर्खास्त किया जाता है, तुम्हें एक डीमन बनाया जाता है। कहती है भला डीमन क्यों। कहते हैं जाओ और ह्यूमन वर्ल्ड एंजॉय करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि लाइफ कैसी होती है। कहती है लेकिन भला मैं क्यों जाऊं। कहते जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें इमोशंस की कद्र नहीं है, तुम्हें लाइफ की कद्र नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं पता है। तुम्हें पनिश किया जाता है कि जो बुक की लाइफ थी अब तुम वो जियोगी। बेचारी को वहां से पनिशमेंट मिलती है और जो बच्ची को नदी में फेंका जा रहा था ना उसकी स्पिरिट उसके अंदर आ जाती है। कहती है कि क्या मुझे प्लीज मत फेंको, मैं मरना नहीं चाहती, और उसे पानी में फेंक दिया जाता है। जो नैनी होती है बहुत ज्यादा डर रही होती है। देखते हैं इस बात को पूरे 5 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन जो उस बच्ची की माँ होती है आज भी परेशान होती है। दासी कहती है कि आप चिंता मत करिए, आपकी बेटी जल्दी ही आ जाएगी। जो लेडी है उनके हस्बैंड भी उसी ईयर गए थे युद्ध लड़ने, तब से अभी तक नहीं आए, वो अपने हस्बैंड का भी इंतजार कर रही। दूसरी दासी भाग कर आती है, कहती है बच्ची आई है बाहर जो कह रही है वो आपकी बेटी है। तो इस पर दूसरी दासी कहती है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, वो तो कब से गायब है, यहाँ पर भला कैसे आ सकती। कहती है मैं नहीं जानती, वो खुद कह रही थी कि वो आपकी बेटी है। वो दासी दूसरी दासी को मारने चलती है तो कहती है ठीक है उसको अंदर लेकर आ। लड़की सामने से आ जाती है, मन में सोचती है कि वाह ये मेरी मदर है, कितनी सुंदर है, लेकिन मैं अभी इनका यहाँ पर फेट चेंज करने आई हूँ। यहाँ पर एक बात जानने वाली होती है कि उसकी मन की आवाजें ना उसकी माँ को सुनाई दे रही थी। कहती ये क्या लगता है मैं अपनी बेटी की याद में इतना ज्यादा खो गई हूँ कि मुझे उसकी आवाजें सुनाई देने लग रही हैं। अब तो मेरी मदर मिल गई है, लेकिन मेरे फादर कहाँ हैं। ओ मेरे फादर की तो मेमोरी चली गई है, वो दूसरी जगह पर रह रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकालना पड़ेगा वरना वो किसी और से शादी कर लेंगे। किसी और को वो आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। वो वहां पर उसकी माँ पूछती है ये बताओ कि मेरे हस्बैंड कहाँ पर है। कहती है आपके हस्बैंड वेस्ट में है, वहां पर जाकर ना आपको जल्दी से उनको छुड़ा कर लाना पड़ेगा। इससे झिंगिया विलेज में 2 आदमियों को भेजती है। दासी कहती है आप किसकी बातों में आ रही, क्यों भेज रही। कहती है नहीं जल्द से जल्द जाओ और पता लगाओ। मन में सोचती है कि मैं तो आपके पेट में 9 महीने रही हूँ तब भी आप मुझे नहीं पहचान पा रही हैं। कहीं ना कहीं उसकी माँ को अभी भी शक था कि उसकी बेटी ये तो नहीं हो सकती है, लेकिन जैसे उसके मन की बातें सुन रही थी ना तो उन्हें थोड़ा बहुत एहसास हो रहा था। कहती है मदर मैं ही हूँ आपकी बेटी, सच में मैं ही हूँ। उसको जो जुड़वा बेटे होते तो बोलती है कि मेरी बच्ची कहाँ पर, प्लीज मेरी बच्ची ले आओ। दासी बोलती है आपकी दोनों बच्चे एकदम सही सलामत है। जो मिस है सेकंड फैमिली भी है जहाँ पर उनकी मदर इन लॉ अपने दूसरे बेटे और अपनी डॉटर इन लॉ के साथ अच्छे से रह रही थी। उसकी मदर जाती है, कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। कहती है मेरा कोई नाम नहीं है, जो पहले नाम बताया ना आप अभी एक नया नाम रख दो। कहती है ठीक है आज से तुम्हारा नाम फेंग हुआन है। यहाँ पर उसके लिए बहुत सारी खाने की चीजें आ जाती हैं तो कहती आराम से खाओ बैठकर। मिस कहती है कि ये किसी को मत बताना कि ये बेटी मेरी है, ये कहना कि ये एक मेरे लिए फेरी टेल का काम कर रही है, मेरे लिए एक गुड लक लेकर आई है। इसको नहला के लाओ, इसको अच्छे से कपड़े पहना के लाओ। सो जाती है तो दासी उठा कर लेकर चली जाती है। नल की वाइफ है मीन्स हुआन की माँ, इनकी 3 बेटियां और एक बेटा है, जिसमें से जो जुड़वा बेटी थी दूसरी वाली वो अभी तक ना तो कुछ बोलती है ना तो कोई रिएक्ट करती है, चुपचाप बैठी रहती है। इसकी वजह से मिस बहुत परेशान भी थी। तब तक उधर से मदर इन लॉ आ जाती है, कहती है कि मुझे पता है कि मेरा बेटा वापस नहीं आया, लेकिन वो बहुत लकी है कि तुम्हारी जैसी वाइफ मिली है, मुझे तुम्हारे लिए हमेशा ही डर लगा करता है। नैनी बोलती है कि पता है आजकल ओल्ड लेडी को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, ना तो वो खाती है ना तो पीती है, बस बुद्धिस्ट टेम्पल जाकर ना प्रे किया करती है। इस पर जानबूझकर कहती तुम भी ना चुप बैठो, मेरे बारे में ऐसा मत बोलो। ग्रैंड मदर बार बार ना नाटक कर रही होती है कि तुम्हारे जैसा दुख मला कौन झेल सकता है।
पीछे से हम देखते हैं तब तक फेंग हुआन बोल रही होती है कि ये बुढ़िया ना झूठ बोल रही है, चुड़ैल कहीं की। इसने ना मदर की दूसरी बेटी जो कि मैं हूँ उस जगह पर किसी और की बेटी को रख दिया था और ये सब इस बुढ़िया की ही चाल थी। लेकिन यहाँ पर नाटक कर रही है क्योंकि वो मुझे मारने में फेल रही है ना। कहती है कि कोई बात नहीं मदर, आप चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द अपने पति को भी ढूंढ लूंगी और अपनी बेटी को भी ढूंढ लूंगी। में मिस कह रही होती है मुझे नहीं पता था मदर इन लो कि आप इतनी बाइस्ड होंगी। तो पीछे से फेंग हुआन जाती है, कहती है ग्रैंड मदर। इधर देखती है उधर देखती है और एक जोरदार थप्पड़ गाल पर रख देती है। मिस तो हंसने लगती है लेकिन यहाँ पर मदर इन लॉ कहती है ये बच्ची कौन सी और इस तरह ये मुझे कैसे मार सकती है। कहती माफ करिएगा मदर, इसने जो है जानबूझकर नहीं किया, थोड़ा सा ऐसे ही बिहेव करती है। कहती है लेकिन तुम्हारी आंखों के सामने मुझे कैसे मार सकती है। कहती कोई बात नहीं, ये मेरी बेटी की याद दिलाती है, किसी ने कहा था कि उसके जैसी अगर मैं अपनी दूसरी बेटी ले आऊंगी ना तो मेरी पहली बेटी भी ठीक हो जाएगी, इसी वजह से मैं इसको लेकर आई हूँ। कहती क्या? उसे देखती है ना तो बहुत ज्यादा ग्रैंड मदर डर जाती है कि अरे तो बिल्कुल सेम वैसी लग रही। नैनी की हालत तो डाउन हो जाती है, वो कपकपाने लगती। कहती इम्पॉसिबल, वो जिंदा कैसे रह सकती है, मैं तो उसे खुद मार कर आई थी। ग्रैंड मदर डर जाती है और डर के मारे वहां से भाग जाती है। मन में हुआन सोच रही होती है कि वीकनेस की हद तो देखो। तो दूसरी दासी बोलती है कि मिस आप इन लोगों को कैसे बर्दाश्त करती हैं, साफ पता चलता है कि इनके इंटेंशन कितने बुरे हैं। मन में कह रही होती है हुआन कि ये बुढ़िया ना कुछ आगे चलकर बड़ा करेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आ गई हूँ ना, मैं इसको सबक सिखा कर ही रहूंगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं मिस बहुत ही ज्यादा टेंशन ले रही होती है क्योंकि इस तरह से अपनी दूसरी बच्ची को खो नहीं सकती थी, लेकिन अभी आइडेंटिटी तो पता लगानी ही थी। हुआन खेलते खेलते जा रहे थे और अपने भाई से टकरा जाती है। उसका भाई कहता है तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे आ? यहाँ पर दासी बताती है कि मैडम ने ना इसे ढूंढा है, ये खुद यहाँ पर आई थी। ये तब मन में वो सोचे कि अरे ये तो मेरा बड़ा भाई है, कितना हैंडसम है। कोई बात नहीं, मेरे भाई का टैलेंट तो इतना अच्छा है कि आगे चलकर वो थ्रोन भी अपने सर पर रखेगा, लेकिन दूसरी फैमिली की तरफ से बहुत ज्यादा जोर पड़ेगा। लेकिन बिग ब्रदर में आ गई हूँ ना अब यहाँ पर, क्योंकि उसके मन की आवाज उसके भाई को भी सुनाई दे रही थी। तभी हम देखते हैं कि दासी आती है और बताती है उसने ओल्ड मैडम का पीछा किया था, जहाँ पर वो दोनों कह रही थी कि मैंने तो उसे अच्छे से मारा था लेकिन पता नहीं वो कैसे बच गई, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। और ये सारी बात वो दासी सुन लेती है और उनको पता चल जाता है कि वो सच में ही उसकी बेटी है। मिस का बेटा आता है, बोलता है मदर मैंने ना वो लिटिल गर्ल की आवाज सुनी। कहती है कोई बात नहीं, उसकी बातों पर रिएक्ट मत करना, बस अपने पास ही तक रखना, बस तुम अपनी हर मूव पर ध्यान रखना क्योंकि हम पर खतरा मंडरा ही रहा है। हमारी बहन को किसकी बेटी द्वारा स्विच किया गया उसका पता भी तो लगाना पड़ेगा ना, वैसे भी मेरे कजन मेरे पीछे पड़े हैं। हम देखते हैं कि हुआ जी लगातार फेंग हुआन से बात कर रहा होता है कि अगर तुम इस तरह ह्यूमन वर्ल्ड में सबकी मदद करती रही ना तो लाइटनिंग का असर तुम पर जल्दी होगा और तुम जलकर खाक हो जाओगी। कहती है यहाँ पर आए हो तो सबकी मदद ही करूंगी ना, जाओ यहाँ से। उसकी दूसरी बहन आ जाती है फेंग जियांग, कहती है अरे ये तो बिल्कुल मेरी जैसी है। वहां पर पैरेट बोल रहा होता है कि हाँ तुम्हारी जैसी है, अब इसकी हेल्प मत करने लगना। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस को ना पैरेट की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। कहती है दूसरी आवाज कहाँ से आ रही, दूसरा तो मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। वो अपनी बहन को लेकर जाकर बैठा देती है, कहती आ जाओ ना प्लीज बोलो। वो उसको देख रही होती है, वो कोई रिएक्ट नहीं कर रही होती। कहती आइडिया। वहां पर वो इलेक्जियर होता है और वो बहुत ही महंगा इलेक्जियर होता है, मतलब सालों की मेहनत के द्वारा इलेक्जियर बनाया जाता था, 1-2 साल नहीं 500 साल। कहती है अपनी बहन के लिए तो मैं 500 600 1000 साल की भी मेहनत इसके ऊपर दे सकती हूँ, आखिर ये मेरी बहन है। कहता और मैं क्या हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास इतने दिनों से रह रहा हूँ, मुझे तो तुम कोई भी इलेक्जियर नहीं दे पाई। कहती है मुझे ये बताओ कि आखिर आगे क्या होगा। कहते हैं मुझे भी एक इमोर्टल पिल दो ना, तब मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा वरना नहीं करूंगा। कि वही दूसरी बच्ची भी वहां पर आ जाती है, फेंग हुआन को धक्का दे देती है कि मेरे घर में कैसी आई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। उस बच्चे का नाम मियाई होता है। मिस कहती मियाई तुम अपनी बहन के साथ ऐसा मत करो। कहती है मेरी बहन ये हो ही नहीं सकता। फेंग हुआन सोचती है इस मियाई की वजह से ही फेंग जियान की इतनी हालत बिगड़ी थी, क्योंकि उसे वो दिन रात मारती थी, इतना मारती थी और कहती थी कि तुम तो मेरे यूरिन के लायक भी नहीं हो, तो मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगी ना कि तुम ये घर छोड़कर चली जाओगी। क्योंकि फेंग फैमिली की इकलौती डॉटर मैं ही हूँ। उसे वहां पर जलाती थी, मारती थी और इन सब में साथ कोई और नहीं दे रहा था, बल्कि दूसरे भाई की जो वाइफ थी ना वो दे रही थी। ये सब बातें वो मन में सोच रही होती है तो मिस की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं कि इस बच्ची की वजह से इतना ज्यादा मेरी बेटी को कष्ट हुआ। कहती है मदर मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फेंग हुआन इसे घर से बाहर निकाल दो ना। देखो ना एक और आ गई, बोला मैं इतने लोगों को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, एक थी और एक और आ गई, मैं ही आपके दिल में रहना चाहती हूँ। यहाँ पर मिस को गुस्सा आ जाता है, कहती है कि बताओ ये मियाई के कान कौन भर रहा है, इस तरह की बातें इसे कौन समझा
समझा रहा है। सारी दासियों को वहाँ पर बुलाया जाता है तो मिस कहती हैं जो भी है सामने आ जा, वरना मैं एक एक को आइडेंटिफाई करूंगी और फिर उसके पूरी फैमिली के साथ मार दूंगी। दो दासी बैठ जाती है कि मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। कहते तुम लोग यहाँ के रूल्स भूल गई हो कि रूल्स क्या है, इन लोगों को यहाँ से लेकर जाओ और इन लोगों को पनिशमेंट दो। सबको कहा जाता है कि आगे से इन बच्चों को कोई भी ना भड़काए। दूसरी तरफ से फेंग युआन बोल रही होती है कि मदर सॉफ्ट बनने की कोशिश मत करना, ये आपकी बेटी नहीं है। यहाँ पर वो फेंग युआन का हाथ पकड़ती है, कहती है कि मैं तुम लोगों को हमेशा ही प्रोटेक्ट करूंगी। तभी फेंग जियांग बोल देती है कि मदर अब तो मिस बहुत ही खुश होती है। हम देखते फेंग युआन जाती है ग्रैंडमदर से मिलने। ग्रैंडमदर का पूरा गाल लाल हो चुका होता है। कहती है मदर देखो ना आपका गाल कितना अच्छा हो गया। कहती मैं ठीक हो जाऊंगी, दूर हटो मुझसे। कहते हैं नहीं लाओ थोड़ा ना गाल आपका और लाल कर दूं। कहती इसको दूर ले जाओ, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कहती है मदर ये मेरे लिए ब्लेसिंग है, मैं इसे गोद लेना चाहती हूँ। कहती तुम्हारे पास तीन तीन बेटियां हैं, अब एक को गोद लेकर क्या करोगी। कहता है कि उनकी दूसरी डॉटर इन लॉ भी वहां पर आ जाती है। कहती है मदर, कहती है सिस्टर इन लॉ देखो ना आप यहाँ पर आ गई, आपके हस्बैंड तो आपको छोड़कर चले गए, भाई आप अपने लिए कोई दूसरा आदमी क्यों नहीं ढूंढ लेती। कहती है नहीं नहीं सिस्टर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे हस्बैंड जल्दी ही आ जाएंगे। कहती है अच्छा ये लड़की कौन है और आप इसको यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं। मन में सोच रही होती है कि एक कहती ये बुढ़िया चुड़ैल तो बोलती ही थी, अब ये औरत भी बोलने लगी है। यहाँ पर मिस बोलती है तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी सारी बेटियों का ख्याल रख सकती हूँ। मदर इन लॉ बार बार समझा रही होती है कि तुम टायर्ड हो जाओगी। कहती मैं टायर्ड नहीं होंगी, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ, मतलब उन्होंने उसको गोद ले लिया था। कहती है मदर इन लॉ मुझे ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर इसकी हेल्प कौन कर रहा है। हम लोगों ने सोचा था कि मियाई को भड़का कर ना सब कुछ अपने बस में कर लेंगे, लेकिन उसने दो दासियों को भी बहुत ज्यादा पनिशमेंट दिया। कहती कोई बात नहीं, बस इंतजार करो हमारे बेटे को टाइटल मिल जाए मार्कस का, उसके बाद इन सबको अच्छे से सबक सिखाऊंगी, इसकी जगह भी ले लूंगी, इन सबको घर से बाहर भी निकाल दूंगी। वैसे भी मैंने सुना है इसके बेटे की शादी प्रिंसेस से होने वाली है, अगर वो शादी ही ना हो ना ये लोग आगे ही नहीं जा पाएंगे। सबसे पहले इसके बेटे की रेपुटेशन डाउन करके अपने बेटे की रेपुटेशन बढ़ाओ। देखते हैं इधर फेंग जियांग और फेंग युआन खेल रहे होते हैं। जो फेंग जियांग होती है ना वो भी पैरेट को देख लेती, तो पैरेट कहता है ये लड़की मुझे कैसे देख सकती है, स्टूपिड मॉर्टल कैसे देख सकती है। फेंग युआन कहती है मैंने इसे अपनी पावर दी है शायद इसलिए वजह से देख सकती है। तो ब्रदर उसके लिए कैंडी लेकर आ जाता है। कहती है ब्रदर तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं इस तरह अपने ब्रदर को मरने नहीं दे सकती कि कजिन ना कल एक बैंक है, वो उसे फ्रेम करता है और उसे जानबूझकर ले जाकर बहुत ही ज्यादा मारता है। तरफ स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का होता है जिसने टॉप किया होता है, वो उसके भाई को फंसाया, उसने पेंटिंग चुराई है। दूसरे लड़के को भी दिखाते हैं जो एक लड़की के साथ ना बदसलूकी करता है। कहते हैं ये सब मिलकर मेरे भाई को फंसाएंगे, लेकिन मैं अपने भाई को बचा लूंगी। यहाँ पर उसका भाई मन में सोचता है कि कितना बड़ी साजिश मेरे खिलाफ रची जा रही है। पैरेट बोलता है कि तुम हर बार इस तरह की क्राइम से अपने लोगों को निकालने के लिए मास्टरमाइंड बनने की कोशिश करती हो ना। कहती मैं बनूंगी मास्टरमाइंड। वहां पर डेस्टिनी सामने आ जाती है, कहते हैं कि अच्छा तो जो कजन है ना वो बहुत बड़े लड़कीबाज मीन्स लड़कियों के दीवाने हैं, उनका तो खुलासा मैं करके ही रहूंगी। डेस्टिनी में वो पढ़ती है कि तीन लड़कियां सिटी में है, तीनों प्रेग्नेंट है और वो चौथी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो एक उसमें से तो सर्वेंट है। मेरी माँ को ध्यान रखना पड़ेगा कि उन लेडीज के पास एक टोकन लेकर जाना पड़ेगा। टोकन ही ड्यूटी का सबूत होगा कि वो कजन से जुड़ी हुई है, वरना कोई भी नहीं मानेगा। इस पर पैरेट कहता है कि ये तुम्हारी माँ तो सच में तुम्हारे दिल से जुड़ी हुई है। दोनों बच्चियां वहां से नहीं जाती है तो अपना ही अपने बेटे को लेकर बाहर आ जाती है। बहन की बातें सुन ली है ना, बैंकर बुलाओ, वहां पर उन तीनों लड़कियों को भी बुलाया जाएगा। मिस कहती है कि अपना चेहरा छुपा कर जाना। नेक्स्ट डे धीरे धीरे सब लोग आ जाते हैं। देखते हैं कि फेंग युआन कहती है वाह अब तो शुरू ही होने वाला है सब कुछ। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बहन भी आ जाती है, वो बीच में घूम रही होती है। कहती है कितना ज्यादा सब शोर कर रहे हैं, कोई बात नहीं शोर करने दो। इधर हम देखते हैं सेकंड फैमिली ना पूरी तरीके से तैयारी कर रही होती है कि पेंटिंग के मामले में तो उसे फंसाया ही जाएगा। यदि कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन देखना अब क्या ही होगा। यहाँ पर जो दूसरी सेकंड मिस होती है ना सबके सामने कह रही होती है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, देखना वही प्रिंसेस से शादी करेगा। लेकिन तभी वहाँ पर उसकी पहली प्रेमिका आ जाती है, कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। जैसे मिस आती कहती है तुम्हारा बेटा ये सब कुछ भी कर सकता है। कहते हैं नहीं मैं इसे नहीं जानता हूँ। कहती झूठ है कहीं के, तुमने मुझे प्रेग्नेंट किया और तुम यहाँ पर झूठ बोल रहे हो। कहता मैं क्या जानू तुम्हें, पीछे मैंने देखा है कि वहाँ पर एक बर्थ मार्क है। पर दूसरी लेडी आ जाती है, कहती है कि प्रिंस देखो मैं भी
प्रेग्नेंट हूँ वहाँ पर वो भी जेडे लेकर आ जाती है। कहती तुमने मेरे बच्चे को ही केयर करने को कहा था, तुमने कहा था कि तुम्हारी लाइफ में कोई भी लड़की नहीं, तो ये कैसे आ गई। यहाँ पर सेकंड मिस होती है। कहती कोई मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश कर रहा है। तभी वो सर्वेंट भी आ जाती है। कहती है प्रिंस मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, तुमने मुझे लव टोकन दिया था, आप बताओ तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। सब कहते हैं कितना भी गलत हो लेकिन 3 लड़कियों को प्रेग्नेंट करना वो भी एक ही टाइम पे कमाल की बात है। इस लड़के के अंदर काफी टैलेंट है, क्यों ना सबके सामने इसकी पैंट उतारी जाए और देखा जाए कि इसके पीछे वो निशान है या नहीं। सेकंड मिस को तो चक्कर आने लगता है। ठीक है अपने बेटे की इज्जत बचाना चाहती हो ना, तो अभी ये पार्टी कैंसिल कर देते हैं, जाओ यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। मिस कहती है ठीक है, अभी के लिए पार्टी कैंसिल की जाती है, फ्रैंक फैमिली में तुम तीनों को ही जगह दी जाएगी। पर फर्स्ट मिस कहती है ठीक है सबके सब यहाँ से जाओ। सब हंस रहे होते हैं कि भला ऐसा लड़का भी हो सकता है। सेकंड मिस तो बेहोश होकर गिर जाती है। इधर हम देखते हैं ग्रैंड मदर को, जो कहती है तुम्हारे लिए मैंने इतना सब कुछ किया लेकिन तुमने क्या किया, तुम यहाँ पर लड़कियों के खिलाफ चाल चल रहे थे, उनको प्रेग्नेंट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे, उसको पैर मारकर नीचे गिरा देते हैं, और तुम्हें अपने बेटे को बाहर भेजना पड़ेगा गाँव में, ताकि वो दोबारा यहाँ पर दिखाई न पड़े। जब मामला एकदम सेटल हो जाएगा तब तुम्हारे बेटे को बुलाया जाएगा। और उसका बेटा कहता है मदर आपको ही नहीं लगता कि जानबूझकर ये सब कुछ किया गया, क्योंकि तीनों के तीनों लड़कियां वहां पर नहीं आ सकती। इस बीच ट्रबल हम लोगों के पीछे भाग रही है। ये न्यूज अब और आगे नहीं जानी चाहिए, इसे बस गाँव भेज दो। स्कॉलर था ना, वो अपनी वाइफ को बहुत ही ज्यादा मारता है। जहाँ पर पेरेंट बताने आता है 6 मंथ के बेटे को उठाकर नीचे पटक देता है। कहती हद होती है दुष्टता की, जाकर उसे अच्छा सबक सिखाती हूँ। कहती ब्रदर यहीं रुको मैं अभी आती हूँ। वो पेरेंट के साथ आगे बढ़ रही होती है। कहती इस तरह के डीमन को ना मैं मारूंगी, भले ही मुझे डीमन बना दिया गया है लेकिन धरती पर ये असली डीमन है। पेंटिंग का चोरी का इल्जाम लगने वाला था तो वो खुद पेंटिंग बनाने लगती है। सब कहते हैं कि ये लड़की कौन सी पेंटिंग बना रही है। पता चलता है कि वहाँ पर टीचर आते हैं, कहते हैं कि ये तो हुआ की पेंटिंग है जो सालों से कोई नहीं बना पाया है, ये मास्टर यूनिंजो द्वारा बनाया गया है। लेकिन ये छोटी सी बच्ची इतनी बढ़िया पेंटिंग कैसे बना सकती है। स्कॉलर ही जो है उसके भाई को फंसाने वाला था। स्कॉलर का पूरा मामला फेल हो जाता है, वो वहां से चला जाता है। वो अपनी वाइफ को पीटता था ना, उसका भाई भी उसी स्कूल में पढ़ता था। कहती है कि ब्रदर देखो ना उसका भाई भी यहाँ पर है, आपको उसके पीछे पीछे जाना चाहिए, उसको बताना चाहिए। कहती है लेकिन मेरे मन की बात है आप कैसे जान पाएंगे, आपको तो मैं बोल भी नहीं सकती। पैरेट कहता है सीक्रेट अपने पास रखो, इस तरह क्यों सीक्रेट ओपन कर रही हो। उसका भाई जाता है और अपने दोस्त से कहता है कि मैंने तुम्हारी बहन को काफी दिनों से देखा नहीं है, क्या तुम अपनी बहन से के पास जाओगी, मेरी एक बुक उसके पास रह गई, पहले वो भी पढ़ती थी ना, प्लीज मेरे लिए ला कर दे देना। कहते हैं ठीक है दोस्त। उसकी बहन कहती है वाह सही बात है, मेरे भाई ने तो अच्छा फैसला लिया, इसी बहाने उसके भाई को पता भी चल जाएगा कि उसकी बहन को कितना टॉर्चर किया जाता है। उसका भाई कहता है आज मेरी बहन ने मना किया था घर आने के लिए, लेकिन अब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो एक झलक तो अपनी बहन को देख ही लेता हूँ। वो ऊपर से कूदता है, देखता है कि उसकी बहन को बहुत मार रहा होता है, लेकिन उसके ऊपर अब एक फॉर्मेशन लग चुकी होती है जिसकी वजह से वो उसे मार ही नहीं पा रहा होता है। उसका भाई कहता है कि इस तरह कोई मेरी बहन को मार सकता है। नेक्स्ट डे सुबह होते ही पैरेट कहता है उठ जाओ, कितना सोती हो तुम। उस लड़की के भाई ने अपनी बहन को बचा लिया है। थैंक यू बोलने के लिए उसका भाई आता है, कहता है थैंक यू सो मच कि तुमने मेरी बहन की जान बचाई। पैरेट और दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। कहती है मैंने तो सबकी सारी विशेष फुलफिल कर दी, अब मैं रिस्पॉन्सिबल बन गई हूँ, थोड़ी सी एनर्जी आगे बढ़ाती हूँ ताकि मेरिट मिल सके। ग्रेट मेरिट, आखिर मैं इसकी हकदार तो हूँ। वो पेड़ में पानी डाल रहे थे, उसका भाई आता है, कहता है कैंडी चाहिए कैंडी चाहिए। वहाँ पर उसके लिए वो ढेर सारी कैंडी लेकर आया होता है। पता चलता है कि जिस लड़के ने एक लड़की के साथ बदसलूकी की थी ना, वहाँ पर उसको दूसरे लड़के ने देख लिया था, तो उसने वहाँ पर उसको पानी में धक्का दे दिया, मार डाला। उसे बचाने के लिए उसकी पूरी फैमिली ने एक आदमी को बुलाया, फॉर्मेशन लगा दी, जिसकी वजह से उसकी स्पिरिट वहाँ से कभी आगे निकल ही नहीं पाई। जाती है उसी लड़के के पास, लेकिन वो सो रहा होता है। कहती दुष्ट कहीं के उठो। पैरेट कह रहा था कि दुष्ट वो नहीं, दुष्ट तुम हो जो हर आदमी की जिंदगी में छेड़खानी कर रहे हो। उसे थप्पड़ मारती है, कहती उठ जा बदतमीज कहीं के, उठ जा। उसकी आंखों पर ना वो नेगेटिव एनर्जी छोड़ देती है। कहती आप देखो तुम्हें वो हर जगह दिखाई देगा, चलो यहाँ से। जंगल जाती है, उस फॉर्मेशन को हटाती है जहाँ पर स्पिरिट सामने आती है। कहती मुझे पता है कि तुम्हें फंसाया गया है, इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने आई हूँ। कहता है क्या मैं अपनी मदर और फादर से मिल सकता हूँ। कहती हाँ जाओ, तुम्हारे पास कुछ टाइम है, मिल लो जाकर। वो भागते हुए वहाँ पर जाता है। पैरेट कहता है कि तुम गॉड बनने की क्यों कोशिश कर रहे हो। कहती मैं गॉड नहीं काइंड बनने की कोशिश कर रही हूँ। कहता है हाँ ठीक है मॉन्स्टर कहीं की। कहती है मॉन्स्टर शब्द मेरे लिए अच्छा है, मैं मॉन्स्टर हूँ, डीमन हूँ, मैं बस ऐसे ही रहना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे हम देखते हैं रात भर वो बाहर थे तो उसे नींद आ रही होती है। कहती है पता नहीं उस लड़के ने अपनी माँ से मिला होगा या नहीं होगा, कहाँ उनसे मिल पाती। तभी वहाँ पर उसका भाई कहता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, चलोगी क्या। कहती वाह इसी बहाने मैं भी जाऊंगी। इधर में पता चलता है कि उस स्पिरिट को भगाने के लिए पूरी फैमिली जुटी हुई
होती है। तभी उसके बेटे को वो दिखाई देने लगता है। वो बार बार सचेत का यूज करता, सबका यूज करता, लेकिन उसको दिख ही रहा होता है। तभी उसका दोस्त आता है, कहता है तुमने मुझे वहां पर पानी में धक्का दिया, जबकि तुमने मुझे मारा, तुमने उस लड़की के साथ बदसलूकी की। ऊपर से वो हंस रही होती है। वो लड़का बीच मार्केट में जाता है, चिल्लाने लगता है कि मैंने मारा उसको, 2 साल पहले मैंने मारा था उसको, इंपीरियल कॉलेज में मैंने उसके ऊपर इल्जाम लगा दिया, उस लड़की के साथ बदसलूकी भी मैंने ही की थी। आप बताओ कि क्या कर सकता है कोई। फिर मन में सोचता भला मैं ये कैसे बोल सकता हूँ। इस आदमी ने उसे बचाया था ना, वो भागने की कोशिश कर रहा होता है, वो उसके ऊपर पावर का यूज करती है, उसे भी वहां पर नीचे गिरा देती है, वो आदमी भी वहां पर मर जाता है। कहती है बुरे का सबक बुरा ही होता है। इधर हम देखते हैं कि ये सारा प्लान इन लोगों का होता है, सारा षड्यंत्र रच के फैमिली पर इल्जाम लगा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अभी सब कुछ उल्टा हो गया है। कहते हैं हर फैसला हम लोगों का उल्टा होता जा रहा है, आखिर अब हम लोग करें तो क्या करें। आपको नहीं लगता है कि जिस प्रीस्ट को हम लोगों ने बुलाया था उसके बेटे को फंसाने के लिए, तो वो भी मर गया है बीच मार्केट में, और वो सारे लड़के ने भी बीच मार्केट में कबूल कर लिया कि उसने ही मारा था। आप बताओ कि क्या कर सकते हैं। इधर हम देखते हैं फेंगवान सो रहे होते तो स्प्रिट आ जाती है, वो डर जाती है कि तुम मेरी आंखों के सामने क्या कर रहे हो। कहता है कि आपने मेरी बहुत मदद की है, प्लीज एक बार मेरी फैमिली से मिल लो। वो वहां से चला जाता है तो पैरेट से कहती है कि इसकी स्पिरिट तो धुंधली होती जा रही है, कहीं ये अब इस धरती से जाने वाला तो नहीं। पैरेट कहते हैं ये तो नेचुरल चीज है। कहती ठीक है मैं मिल लो जाकर। जैसे दरवाजा खिलता है तो उस लड़के के फादर इधर उधर देखते कोई नहीं दिखाई देता, फिर इधर उधर देखते कोई नहीं दिखाई देता। कहती है अरे मैं नीचे हूँ, नीचे देखो ना। कहते अरे तुम आ जाओ, जल्दी आ जाओ अंदर। अब चारों के चारों वहां पर स्पिरिट भी बैठी होती है, सब रात में खाना खा रहे होते हैं। उसकी मदर बहुत तेज से रोने लगती है स्पिरिट को पकड़कर। उसके फादर भी रोते हैं कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। पैरेट कहता है मुझसे तो ये दुख देखा ही नहीं जा रहा, मैं नहीं देख पाऊंगा ये दुख, और वहां पर वो बेहोश हो जाता है। फेंगवान कहते तुम्हारे जाने का टाइम आ गया है। उसकी एनर्जी अपने अंदर ले लेती है और उसकी स्पिरिट को भेज देती है। क्या पैरेट उठता है, कहते क्या स्पिरिट चली गई क्या। कहती है हाँ तुमने देखा ही नहीं, तुम तो बेहोश हो गए। लड़की को देखते हैं जिसके पास एक लेटर जाता है जो कि मिस ने भेजा होता है। वहां पर मिस ने बताया था कि तुम्हारे हस्बैंड का अफेयर किसी और से चल रहा है। इनका अफेयर जिससे चल रहा होता है ना, वो जो उसकी मदर इन लॉ है उनकी बेटी है। वहां पर वो लेडी ना बैंक्वेट बुलाती है, जहाँ से वो नाजायज बेटी को देखती है। कहती है बिल्कुल मेरे हस्बैंड की शक्ल की है। पता चलता है क्योंकि उसको बच्चा नहीं हो सकता। अब वहाँ पर फेंगहुआन जाती है, कहती है आपको बच्चा हो जाएगा 3 साल के अंदर ही। जिसके साथ उसका नाजायज रिश्ता होता है ना, वो औरत भी आ जाती है वहाँ पर मियाई क्या करती है ना, वो उससे छीनने लगती है। तीनों बच्चे वहां से भागते हुए चले जाते हैं और अपना सामने बैठ जाती है। कहती है आप उसको मियाई को इतने ध्यान से क्यों देख रही है। कहती कुछ नहीं, बच्ची बहुत सुंदर है ना, तो देखूंगी ही ना, देखूंगी। पता चलता है मियाई पानी में गिर गई तो भाग कर जाती है। कहती है मियाई निकलो ना, निकलो ना। अपना दूर बैठी होती, कहती मियाई प्लीज निकलो। दूर से फेंगहुआन कह रही होती कि देखो ना अपनी बेटी को बचाने के लिए कितनी हिम्मत कर रही है। पीछे से जाती है, उसको भी धक्का दे देती है पानी के अंदर। इस पर पैरेट बोलता है कि तुमने ये क्यों किया। कहती है अच्छा सबको दिखाने के लिए कि वो अपनी बेटी की चिंता कितनी कर रही थी। पता किसको कैसे चलता है कि ये उसकी ही बेटी है। पैरेट कहता है तुम ना बहुत बड़ी मिस क्रिएट करने वाली हो। कहती है मिस क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मैं तो बहुत ही अच्छी हूँ, मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ। जाती है ग्रैंड मदर के पास, ग्रैंड मदर सो रही होती है। कहती है अब फिर से मारने का मौका आ गया है। पे दोनों हाथों पे थूक लगाती है और फिर से ग्रैंड मदर को 3-4 थप्पड़ रख देती है, गाल लाल कर देती है। कहती है मच्छर था ना उसे मार रही थी, इसे मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही, ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने किसी बच्चे को पानी में फेंक दिया था। उन लोगों को सच में रोने की आवाज सुनाई देने लगती है, बहुत ज्यादा डर जाती है। बाहर निकलती है तो कहती है मैंने तो अपना काम कर दिया। जो नैनी का बेटा है ना, वो जुआ बहुत खेलता है, इसी वजह से वो उनके लिए काम करती थी कि उनके बेटे को जुए खेलने के लिए पैसे मिल जाए। जाती है फेंगहुआन, 2 आदमियों को हायर करती है और कहती है जाओ और एक आदमी को तुम्हें मारना है। नैनी जाती है अपने बेटे को पैसे दे देती है, वापस लौटी है तो देखती है एक आदमी, वही दोनों आदमी बहुत ज्यादा मार रहे होते हैं। और मारो और मारो, एक लड़के को और मारना है, वो सर्वेंट का बेटा है। मैंने सुना है वो फेंग फैमिली में औरत काम करती है ना, उस बुढ़िया का बेटा, उसे जुए में धकेला भी तो उन्हीं लोगों ने, उन लोगों की चाल थी कि उसे जुए में धकेलेंगे तो उसकी माँ हम लोगों के लिए जबरदस्ती काम करेंगे, टाइम आने पर उसे मार देंगे। देखो बेटे को भी बिगाड़ा और माँ को भी अपने बस में कर लिया। ये सारी बातें जैसे ही वो नैनी सुनती ना, उनका गुस्सा पारा हाई हो जाता है कि मेरे बेटे को ओल्ड लेडी ने बिगाड़ा है। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए वो फिर से जाती है, जहाँ पर वो आदमी बताता है कि हाँ वो तुम्हारा बेटा यहाँ पर जुआ खेलने का आदी हो गया है क्योंकि कुछ लोगों ने उसे जबरदस्ती वहां पर डाला। अब तो नैनी का गुस्सा 7वें आसमान पर होता है कि वो बुढ़िया का बुरा हाल करेगी। एक दूसरा बैंकेट होता है जहाँ पर मिस मेंग ने सबको बुलाया होता है और उसका हस्बैंड भी होता है। उसके हस्बैंड को देखते ही फेंगहुआन कहती थू
गंदा इंसान। और वहां पर जैसे वो लेडी आती ना उसका हाथ पकड़ लेता है, कहती चुप रहो, सबके सामने हाथ क्यों पकड़ रहे हो। कहती है कि मिस मिंग ना मेरा सर दर्द कर रहा है इस वजह से मैं जा रही हूँ। कहती ठीक है जाओ। पीछे से हम देखते हैं उसका हस्बैंड वहां से खिसक लेता है, सब लोग स्वागत कर रहे होते हैं और अपना उसके साथ निकल जाता है। मिस मिंग कहती है कोई बात नहीं, जितना तुमने मुझे लेट डाउन करना था कर लिया, अब देखो मैं क्या करती हूँ। बैंकेट शुरू हो जाता है जहां पर आज एक गेम का आयोजन किया गया था। वहां पर एक मुर्गे को रखा गया था और मुर्गे के कुछ पंख नहीं थे। मुर्गे के पंख पैलेस के चारों तरफ फैलाए गए थे। जो उन सारे पंखों को सबसे पहले लेकर आएगा उसे ही ये सारे रिवॉर्ड दिए जाएंगे, लेकिन धीमी आवाज में पता करना है, ज्यादा शोर नहीं करना है। अब पैरेट बोलता है कि तुम्हें पंख नहीं बटोरने हैं, तुम्हें दोनों को रंगे हाथों पकड़ना है। मियाई कहती है मैं पकड़ूंगी। यहाँ पर फेंगवान कहती है मैं पकड़ूंगी, अपना काम करो। सब अलग अलग रास्ते पे चले जाते हैं जहाँ पर मदर इन लॉ कहती है मेरी बेटी कहाँ पर है, वो दिख क्यों नहीं रही है। ये कहती है मदर चिंता मत करो, वो जल्दी से जल्द यहाँ पर आ जाएगी। पैरेट बता रहा होता है कि बैक यार्ड में वो लोग अंधेरे में, इधर वो दोनों ना अपना रोमांस करने में जुटे होते हैं। देखते हैं कि एक लेडी उन लोगों के पास पहुंच जाती है जहाँ पर उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लेती, कहती तुम लोग कर क्या रहे हो, तुम लोग को शर्म नहीं आती। वो लेडी जो है उसको पकड़ कर बाहर लेकर जाती है जहाँ पर अब सबके सामने वो जो है उन्हें पकड़ लिया जाता है। कहती देखो देखो ये तो फैंग फैमिली की रेपुटेशन थी, वो पूरी डाउन कर दी है इस लड़की ने। सबके सामने उसकी बेइज्जती हो जाती है। यहाँ ओल्ड मैडम अपनी बेटी को देखती है ये सब करते हुए तो वहां पर बेहोशी हो जाती है। सबके सामने ये असलियत आ जाती है कि जो बच्ची है ना मियाई वो इन्हीं की है। अब मिस मिंग जाती है, कहती तुमने मुझे धोखा दिया। वो लेडी बोलती है कि नहीं मैंने तो कोई धोखा नहीं दिया। ये सारा पर्दा खोलने के लिए वहां पर नैनी भी आ जाती है, कहती है मियाई है ही इनकी बेटी और ये सब कारनामा इस ओल्ड मैडम ने करवाया था मुझसे। ओल्ड मैडम कहती तुम क्या कह रही हो। कहती है कि मैं ऐसा ही करूंगी, तुमने मेरे बेटे को जुए की लत में डाला था ना, मैं सब कुछ तुम्हारा बर्बाद कर दूंगी। इतना याद रखो कि मैं तुम्हारे लिए लॉयल थी लेकिन तुमने मेरे लिए सेटअप तैयार किया। अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। कि जनरल की बेटियों के साथ छेड़खानी और मिस ने किया था। अभी हम देखते हैं कि वो दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी वहां पर मियाई भागते हुए आती है, कहती है मदर मुझे इन लोगों के साथ नहीं जाना है। एक औरत आती है और मियाई को पकड़ कर लेकर जाती है कि तुम्हारी माँ ने तो इतना काला कारनामा किया है, तुम्हें भी बेच दिया जाएगा। पर कहीं ना कहीं मिस बहुत ही ज्यादा उदास थी मियाई के लिए, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी। हुआन समझाती है कि मदर चिंता मत करो, तब वो कहती कोई बात नहीं, मेरे पास दो बेटी की केयर करूंगी। इधर हम देखते हैं जो कुछ भी हुआ था उसके बाद ग्रैंडफादर कहते हैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, देखो सर्वाइव तो करना पड़ेगा। तुम्हारी माँ को कोल्ड पैलेस भेज दिया गया है, मेरी दूसरी वाइफ यहाँ पर आएंगी, तुम उन्हें मदर के रूप में एक्सेप्ट करो। इधर मिस बैठी होती है और अपनी बेटी को सजा रही होती है कि तुम्हारे आने के बाद काफी कुछ बदल चुका है। ये हुआन जाती है और मिस से मिलने के लिए, कहता है तुमने जो कुछ भी किया था ना उसकी ही सच्चाई सामने आई है, तुमसे कोई बाहर मिलने आया है। कहती कौन है। पता चलता है कोर्ट पैलेस में उसका बेटा मिलने आया है, लेकिन आज उसके बेटे के अंदाज कुछ बदले हुए होते हैं। वो अपनी माँ को जरा सा भी नहीं पूछता। हुआन दूर से जो है बैठकर हंस रही होती है कि जो जिसके साथ बुरा करेगा उसके साथ भी बुरा होगा। अपने ही बेटे का हाथ पकड़ते तो हाथ झटक देता है, कहती क्या कर रहे हो बेटे, मैं तुम्हारी माँ, मैंने पूरी लाइफ तुम्हारी केयर करी है। तो वो हंसने लगता है कि मदर तुम मेरी माँ कभी हो ही नहीं सकती, मेरी माँ तो कोई और है। कहती क्या मतलब। तभी वहां पर एक दूसरी लेडी आ जाती है, उस लेडी को देखकर हुआन हंसने लगती है। उसका बेटा कहता है कि ये है मेरी असली माँ, जैसे तुम अपने आप को बहुत होशियार समझती थी ना, तुमने मेरे भाई के बच्चों को बदला था, वैसे ही मेरी माँ ने तुम्हारे बच्चों के साथ मुझे बदल दिया था, जैसी करनी वैसी भरनी। कहती ये झूठ है, 2 सालों पहले झिंग को तुमने मरवाया था ना, वो तुम्हारा असली बेटा था, तुमने अपने हाथों से मारा था। मैजेस्टी का डे केयर आ जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि ओल्ड मिस को ना फांसी की सजा दी जाती है। मिस भी यहाँ पर बोल देती है कि मैं फर्स्ट वाइफ होने के नाते तुम लोगों से अलग होना चाहती हूँ। और हम देखते हैं डॉटर इन लॉ बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे अलग होने की। यहाँ पर फादर इन लॉ बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मेरा बेटा मर गया है तो तुम एक में रहोगे। कहती है मेरे हस्बैंड मरे नहीं, वो जल्द ही आएंगे, मैं उनके साथ रहूंगी, मैं जनरल की वाइफ हूँ, इसी वजह से आधा हक मेरा है। यहाँ दूसरा भाई चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आधा हक लेने की। जो भाई की वाइफ होती है अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हें किंग ऑफ क्यू को फंसाना पड़ेगा, जाओ और उससे कहो कि तुमने उस बचपन में उसकी जान बचाई थी, वो तुमसे प्यार भी करता है, वो तुमसे शादी करे। जाती है और वहां पर रोने लगती है कि मेरा और तुम्हारा मामला बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। प्रिंस क्यों कहते हैं मैं तुम्हारे साथ ही शादी करूंगा क्योंकि तुमने मेरी बचपन में जान बचाई थी। कहती थैंक यू सो मच। मिस बैठी हुई होती है, तभी दासी ना एक संदेशा लेकर आती है कि बड़ी बेटी के बारे में, जहाँ पर वो लिखती है कि अब सब कुछ सही है। सब कुछ सही का मतलब उसकी बेटी अब सही नहीं है, कि जो जनरल की बड़ी बेटी थी ना उसके साथ एक लड़के ने बदतमीजी की थी, उसे नशे की गोली दे, सब कारनामा सेकंड मिस का था।
कहती हैं इसके साथ बहुत गलत हो गया, अब क्या ही किया जाए। इसी वजह से वो फांसी लगाने की कोशिश कर रही थी। तब सेकंड मिस समझाती हैं कि तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जी। देखो ज़िंदगी तो चलती रहती है। यहाँ पर फर्स्ट मिस को चिंता हो रही थी अपनी बेटी के बारे में। जी कहती है कि मैंने तो क्यू का दिल जीत लिया, लेकिन अगर छे ही यहाँ पर आ गई तो सारा मामला उल्टा हो जाएगा। उसकी माँ कहती है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपने रास्ते से हटा दो। कहती हटाना ही पड़ेगा। अभी हम देखते हैं पैरेट आता है और बताता है हुआन को कि मिस रास्ते में आने वाली है, उनके ऊपर अटैक होगा। अटैक में मिस को मारने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर फर्स्ट मिस कैरेज ही बदल देते हैं, जिसकी वजह से जी सही सलामत आ जाती है और जो लोग उसके ऊपर अटैक करने आए थे उनको भी पकड़ कर लाया जाता है। अभी जी बहुत रो रही होती है, कहती है कि मदर बहुत कुछ बुरा हो गया, इसी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, लेकिन अब मैं दूसरी मैरिज भी नहीं करना चाहती हूँ। इधर जी का सारा मामला फेल हो चुका था। कहती है कि वो बदतमीज औरत मरी ही नहीं, हो सकता है तब तक जी आ जाती है। प्रिंस क्यू भी आ जाते हैं पर क्योंकि पूरी तरीके से जी ने क्यू को भड़का दिया था कि हमेशा से वो उसका बुरा चाहती थी। कहता है तुम अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए यहाँ पर आए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम इसके लायक हो। मन में सोच रहे होते कि तुम अपनी बहन से कितनी जलन करते हो, साफ दिख रहा है। वहां पर उसे बुक देती है, कहती है कि इसमें वो सारी चीजें हैं जो आपने मुझे बचपन में बेची थी, लेकिन उन सब का फायदा मेरी बहन जी ने उठाया। उसे लगता है कि उसने ये सब कुछ किया। हमने सामने बैठाया जाता है तो जी रो रही होती है, कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसकी कोई भी चीज नहीं ली। क्यों कहते हैं चिंता क्यों कर रही हो, भी सामने सच आ जाएगा। और पूरी सभा बुलाई जाती है और बॉक्स खोलने को कहा जाता है। क्यों भी आ जाते हैं, कहते हैं कि याद रखो कि अगर तुम गलत निकले तो तुम्हारा गला यहाँ पर काट दिया जाएगा। कहते हैं मैं गला कटवाने के लिए तैयार हूँ। पेज को चेक किया जाता है, जो कुछ भी आज तक प्रिंस क्यू ने जी के लिए भेजा था वो सब जी ने ले लिया था। कहती है ये सब चाल है, मैं बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ प्रिंस क्यू से, ये मत भूलो। मुझे अच्छे से पता है कि तुमने मेरी जगह जगह हथियार लिए। वो खड़ी हो जाती है, कहती है कि हाँ हाँ सच है, आज स्कोर बराबर कर ही लेते हैं। पता है प्रिंस क्यू, मैंने आपको कभी बचाया ही नहीं था, बचाया तो जी ने था, और ये बॉक्स में आप इसको सामान भेजते थे मैंने ले लिया। कहते क्या कहा तुमने? कहते मैंने कुछ नहीं कहा, सच में मैंने कुछ नहीं कहा। वहाँ पर प्रिंस क्यू बहुत नाराज हो जाते हैं, कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे धोखा देने। उसे जेल में प्रिंस क्यू डलवा देते हैं। यहाँ पर जी जाने लगते हैं तो प्रिंस क्यू माफी मांगते हैं कि मुझे माफ कर दो। कहती है माफी मांगने की जरूरत ही नहीं है, मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं, आपने मुझे बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेट कर लिया, इसी वजह से मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। हुआन कहती है सच में ऐसे लोगों को तो कभी माफ भी नहीं करना चाहिए। सेकंड मिस जाती है, कहती है तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया, आखिर तुम हमारी फैमिली के अगेंस्ट कैसे जा सकती हो। लेकिन वहां पर उन लोगों को भगा दिया जाता है कि तुम्हारी बेटी की कारनामे ना तुम ही जानो। कि सब लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं, तभी वहां पर जो हुआन होती है बोलती है कि आज मेरी बड़ी बहन का हस्बैंड आएगा। वो बार बार मेरी बहन के साथ बदतमीजी करना चाहता है, उसकी रेपुटेशन को डाउन करना चाहता है, लेकिन जो पहले इसने धोखे से मेरी बहन के साथ किया ना वो मैं दोबारा नहीं होने दूंगी। उसकी मन की बातें सबको सुन लेता है। सच में बाहर उसका हस्बैंड आ चुका होता है, कहता है बस मुझे कुछ रातों के लिए यहाँ पर रुकना है। हुआन कहती है मदर की बातों में मत आना, ये बिल्कुल भी यहाँ अच्छे इंटेंशन से नहीं आया है। पर हुआन कहती है इसको अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। पता चलता है कि जो जी का हस्बैंड है ऑलरेडी मैरिड है, उसका एक बेबी भी है, लेकिन उसने जी से हमेशा झूठ बोला। जी जाती है उसकी वाइफ से मिलने के लिए। वहाँ पर वो बताती है कि उसकी शादी मुझसे हुई थी, दिल की बातें जानने की कोशिश करती है और अपनी कुछ चीजें भी बताती है। कहती है जब भी तुम्हें जरूरत पड़े तुम मेरे पास आ जाना। कहती है कि उस लेडी के बच्चे की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। जी बाहर जाती है, कहती है क्या हुआ तुम्हें। कहती है प्लीज अपने हस्बैंड को बाहर भेजो, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। और पता चल जाता है कि इसका हस्बैंड कितना दुष्ट है, उसने शादी कर रखी है फिर भी जी को फंसाया है, मतलब उसने जी को पहले ही धोखा दिया था। उसका हस्बैंड भी आ जाता है, लेकिन कहते इसे डाइवोर्स दो वरना जाओ यहाँ से। कहता है मैं इसे डाइवोर्स नहीं दे सकता। तो वहाँ पर मिस आ जाती है, कहती है ठीक है डाइवोर्स नहीं दे सकते तो मेरी बेटी को डाइवोर्स दो। वो जमीन पर बैठ जाता है कि मैं जीहू को कैसे डाइवोर्स दूं, तो मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। दासी डंडा उठा लेती है कि चुपचाप डाइवोर्स दे दो मेरी मिस को। सब उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। यहाँ पर हुआन क्या करते हैं ना, कहती है कि कुत्ते की तरह भौंको, और उसके मुंह से ना कुत्ते की तरह आवाज निकलने लगती है और कुछ भी नहीं निकलता। इधर हम देखते हैं कि एक एक करके सारे प्लान सेकंड में इसके फेल हो रहे होते हैं, तो आंधी तूफान टाइप आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डीमन लौट आ जाते हैं। कहते हैं अब तुम कौन हो। कहते हैं मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सुलझाने वाला हूँ, इतना याद रखो मैं डीमन लॉर्ड हूँ, और वो दूसरी डीमन से ना बदला लेने के लिए आया हूँ, उसकी पावर चाहता हूँ मैं। सारे काले कारनामे मैं करूंगा और उस डीमन का नाम लगाऊंगा। यहाँ पर हमें पता चलता है सेकंड मिस की एक बेटी होती है जो बहुत बीमार होती है, कई सालों से उठी नहीं होती, अचानक से वो उठ जाती है।
सबको यकीन हो जाता है कि डीमन लॉर्ड के अंदर सच में बहुत ताकत है। दोनों नील डाउन होकर वहाँ पर डीमन लॉर्ड से भीख मांगने लगते हैं कि उन लोगों को सबक सिखाया जाए। हुआन को कुछ तो अंदेशा होता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। तभी हम देखते हैं सेकंड मिस अपनी बेटी को लेकर जाती है और वो लड़की जाती है, कहती है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। अब वो पता करने आई थी कि वो टाइम ट्रेवलर है या कोई और है या मॉर्टल है, वो क्या है। वो कई तरह के टेस्ट लेती है लेकिन एक में भी जो है यहाँ पर हुआन उसका जवाब नहीं देती, तो उसे क्या लगता है ना ये तो एक नॉर्मल मॉर्टल है, लेकिन वो जानबूझकर जवाब नहीं देती। हुआन की देखो ना होशियार बनने की कोशिश कर रही थी कि वो लड़की कहती है तुम लोग मेरे हिसाब से काम करोगे। इधर हम देखते हैं पैरेट कहता है हुआन से कि तुम उठो ना, तुम्हारी फैमिली मुसीबत में है, अब क्या हुआ है मुझे बताओ ना। कहते हैं कि कुछ नहीं, चलो तो देखो चल के। सबको एक जगह पर बुलाया गया है। आज दूसरी कंट्री से एक प्रिंस आने वाले हैं, यहाँ पर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बहुत सारी चीजें सॉल्व भी करनी रहेंगी। कहती ठीक है तब तो मैं जरूर जाऊँ। मैजेस्टी के सामने सब लोग जाते हैं, देखते हैं वो प्रिंस कई सारे बॉक्स लाते हैं, उसमें बहुत एक पत्थर स्टोन रखे होते हैं। उन ढूंढ लेगा ना 5 से ज्यादा, वो अपनी एक सिटी देंगे। सब कहते हैं ये कौन कर पाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। वहां जाती है, कहती मैं करूंगी। तो इस पर प्रिंस हंसने लगते हैं कि ये छोटी सी हो और चली हो पत्थर के अंदर स्टोन ढूंढने। कहती मैं ढूंढ सकती हूँ। कहती है कजिन प्लीज आ जाओ, तुम पहले चूज करो। लेकिन वो सोचती है मुझे तो नहीं पता चलेगा, आखिर मैं कैसे चूज कर सकती हूँ। तो वो चली जाती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। अब हुआन जाती है, कहती इसमें 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 5 पत्थर चुन लेती है। कहती है कि मैजेस्टी क्या मैं 5 और चुन सकती हूँ। कहती है हाँ चुन लो। वो 10 पत्थर चुन कर देती है। सब पत्थरों को फोड़ा जाता है, सच में उसमें स्टोन निकलते हैं। कहते हो वाह ये लड़की तो बहुत अच्छी है। वहां पर उसे मैजेस्टी द्वारा रिवॉर्ड भी दिया जाता है। पर वो लड़की अपने फादर से कहती है कि फादर आज एक जाल बिछाओ, उसे एक फॉर्मेशन में फंसाना है। ना कहते ठीक है। उस फॉर्मेशन की तरफ जो उसकी कजन होती है ना हुआन को लेकर जा रही होती है, लेकिन हुआन को तो पहले से ही पता था। उसकी कजन क्या सोचती है ना अब तो सब कुछ सही हो जाएगा, ये उसके अंदर गिर जाएगी। लेकिन एक झलक में देखती है कि वो तो दूसरी जगह पर खड़ी है। कहती है सिस्टर प्लीज इधर आ जाओ। उसकी कजिन सोचती है उधर कैसे चली गई और खुद अपना जाकर फॉर्मेशन में गिर जाती है, क्योंकि बहुत दिनों से बारिश नहीं हो रही थी और उसे लकी स्टार माना गया था कंट्री के लिए। तो बुलाया गया था हुआन को। यहाँ पर इसी वजह से फॉर्मेशन बिछाया गया था कि हुआन को उसमें फंसा दिया जाएगा और खुद वहां पर उसकी कजिन चली जाएगी, तो ताकि वो लकी स्टार बन जाए। लेकिन अब सब कुछ उल्टा पड़ गया। वहां पर जाते ही हुआन बैठ जाती है, लेकिन रिचुअल में काफी ज्यादा पावर का यूज हो रहा था। तो यहाँ पर हुआन की बहन आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। दोनों की पावर एक साथ आती है तो बारिश भी होने लगती है। यहाँ पर पैरेट कहता है भला इसकी पावर और तुम्हारी पावर एक साथ मैच कैसे कर गई। कहती है शायद मैंने इसे अपना एलिक्सियर दिया था ना, इस वजह से। तभी वहां पर एक आदमी को बुलाया गया था सेकंड फैमिली द्वारा, जो वहाँ पर हुआन पर आरोप लगाने वाला था। कहता है कि डिजास्टर आने वाला है, डिजास्टर आने वाला है और वो डिजास्टर आएगा इस हुआन की तरफ से। कहती हुआन की तरफ से, मेरी तरफ से भला क्यों आएगा। यहाँ पर मैजेस्टी कहते हैं छोटी सी बच्ची पर आरोप क्यों लगा रहे। कहते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये खतरा पैदा करेगी। लेकिन मैजेस्टी मानने को तैयार नहीं होते। तब हुआन कहती है कि चलो ठीक है मैं डिजास्टर हूँ, मैं मान लूंगी, लेकिन तुम बताओ क्या मेरे फादर वापस आएंगे। कहते नहीं तुम्हारे फादर की तो डेथ कब का हो गई, वो कभी भी वापस नहीं आएंगे। कहती आएंगे, अभी आएंगे, इसी वक्त आएंगे। कहते झूठ बोल रही है, ये इम्पॉसिबल, तुम्हारे फादर तो आ ही नहीं सकते। तभी वहां पर उसके फादर आ जाते हैं। कहते ये कैसे हो सकता है। वहां पर 3 लड़कियां होती है। कहती इस आदमी ने भगवान को क्रोधित कर दिया है, देखो बारिश भी बंद हो गई। तब लौट आ जाते हैं और उस आदमी को मार देते हैं। हुआन बैठी होती है तो पैरेट कहता आज तुमने कुछ अजीब सा नोटिस किया। कहती हाँ मैंने वहां पर एक ब्लैक एनर्जी नोटिस की, लेकिन डीमन तो मैं भी हूँ, उससे निपट सकती हूँ, इतनी आसानी से तो उसे नहीं छोड़ूंगी। कहता है लेकिन तब भी तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा। कहती हाँ हाँ संभल कर ही रहूंगी, वैसे भी गॉड ने मुझे भेजा ना डीमन बना कर, देखती हूँ कि मेरा राइवल कौन है और कितना खतरनाक है। हम देखते तीनों खड़े होते तब तक वहां पर डार्क लॉर्ड आ जाता। उस छोटी सी बच्ची से कहते हैं कि तुमने इतना ज्यादा मिस क्यों क्रिएट किया, आज हम लोग एक्सपोज हो सकते थे। कहती है मैं सिचुएशन को हैंडल कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। क्या मैं सच में मर जाऊंगी क्या। कहते हैं मरना तो तय है, आज नहीं तो कल। हम देखते हैं कि जनरल वापस आ गए थे तो सभी लोग साथ में खाना खा रहे होते और इंजॉय कर रहे होते हैं। पता चलता है कि जो सेकंड फैमिली है वो जनरल और उनके बेटे को मारना चाहती है। कहती है लोग कितने दुष्ट हैं, अब बताओ मेरे फादर और मेरे भाई को भी मार देंगे। वो लोग बहुत शॉक्ड हो जाते तो पैरेट कहता है इन लोग को तो सब कुछ पता चल जाता
लगता है क्या? कहती है नहीं, ये तो मेयर से मॉडल हैं, इन लोगों को भला क्या ही पता चलेगा। लोग जल्दी जल्दी से खाने लगते हैं। ने वो क्या करते हैं ना, जो उसके ग्रैंडफादर होता है ना, उसको इनविजिबल कर देती है, मीन्स गायब कर देती है सबकी नजरों से। बट ग्रैंडफादर सबको देख सकते थे, सबके रियल इंटेंशन पहचान सकते थे। ग्रैंड मदर बैठी होती है वहाँ पर, ग्रैंडफादर आते हैं, वो बुढ़ा कहाँ चला गया। पता चलता है कि जो ग्रैंड मदर होती है ना, इनका अफेयर किसी और से था, और जो ये बेटा भी है ना, वो किसी और का है। पर दोनों के दोनों फिर से कहते हैं कि फादर को तो रास्ते से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसी वजह से हमारे बीच में खतरा बनेगा। भले ही उसने माँ को रास्ते से हटा दिया, लेकिन तब भी वो खतरा है। ये बात सुनते ही ग्रैंडफादर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ। यहाँ पर ग्रैंड मदर बैंक्वेट का आयोजन करती है और सबको बुलाती है, जहाँ पर मारने का प्लान बनाती है। लेकिन तब तक ग्रैंडफादर आ जाते हैं चाकू लेकर, उस बुढ़िया पर ही अटैक कर देता है। ये मार डालूंगा, इसने झूठ बोला, ये मेरा बेटा है ही नहीं। कहती क्या मतलब है तुम्हारा बेटा नहीं? कहती ये झूठ बोल रहा है बुढ़ा है, इसके सर पर खून सवार है। यहाँ पर ग्रैंडफादर बता देते हैं कि ये मेरा बच्चा है ही नहीं, ये किसी और का बेटा है, इसके आशिक का बेटा। अब वो बुढ़िया और तेज से चिल्लाने लगती है, जब अपनी वाइफ को मार दिया तो मेरे साथ तुम कैसा रिश्ता निभा रहे हो। तब तक वहाँ पर जज आ जाते हैं। भगवान क्या कहते हैं ना, जज को रस्सी दे देती है कि इन सबको बांध दो। ये सब एक दूसरे से मिले थे, सबने गलत काम किया है, लेकिन बस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए आ जाता है, सबको डेथ पेनल्टी दी जाती है। वहाँ पर पैरेट आता है तो वो कहती है कि सब कुछ अब सही हो चुका है, सेकंड फैमिली के सब लोग जेल में जा चुके हैं। वो सो रही होती है, लेकिन उसके सपने में कुछ अजीब सा आता है, जहाँ पर उस पर एक डीमन जो है अटैक कर रहा होता है। वहाँ पर आज पहली बार उसे डीमन का चेहरा दिखाई देता है। डीमन बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और उसे मार देता है। उसकी बहन सो रही होती है और बहुत रो रही होती है, कहती रोने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर हूँ, इतना याद रखो। हम देखते हैं कि यहाँ पर हुआन के पास कोई रास्ता नहीं था, उसे हेवन जाना ही पड़ेगा, तभी वो डीमन भी इस धरती से जाएगा। उसका सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो हेवन चली जाए, हेवन जाने के बाद वो भी यहाँ से चला जाएगा। इसी वजह से वो जाने लगती तो उसकी बहन कहती है मैं भी चलूंगी। कहती है नहीं तुम माँ के पास रुको, नहीं तो वरना माँ अकेली हो जाएगी। कहती है नहीं, मैं यहाँ पर अकेले नहीं रह सकती। वो जाने लगती है, क्योंकि इस तरह वो लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। कहती है मेरी वजह से ये धरती तबाह हो रही है। तभी उसकी माँ पीछे से आ रही, कहती है डिनर के लिए प्लीज जल्दी आ जाना। लेकिन वो अपनी बहन का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है। मिस बहुत देर से रो रही होती है कि प्लीज प्लीज मत जाओ। हम देखते हैं कि उसके जाने के बाद धरती पर सब कुछ पुराने जैसा हो जाता है और धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। मिस हर रोज अपनी बेटियों का इंतजार करती। एक दिन अचानक से दो बच्ची आ जाती है, कहती माँ हम लोग आ गए। कहती थैंक गॉड डीमन भी चला गया और तुम लोग भी आ गए। कहते हैं कि हुआन बैठी होती है, कहती है कि हेवन जाने के बाद मैंने गॉडफादर से कह दिया था कि उस डीमन को धरती पर मत भेजे, वरना वो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दे। प्लीज ग्रैंडफादर आप भी अपना ख्याल रखना, मैं जब धरती पर काम पूरा हो जाएगा तो जल्द से जल्द आ जाऊंगी। थैंक यू गॉडफादर कि आपने मुझे यहाँ पर भेजा। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग का ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।